नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे संग्राम पर कहने के लिए मेरे पास कुछ नया नहीं है और ना अपना है। युद्ध की सनक में बहुत से लोग जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर वो हैं जो युद्ध के इन इलाकों से बहुत दूर के हैं, भारत में खासकर उत्तर भारत के हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का यह संग्राम इतना पुराना है कि झगड़े की शुरुआत से लेकर अब तक की घटनाओं पर ही मुझे कई सौ वीडियो बनाने पड़ जाएंगे। 7 अक्टूबर की सुबह जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। किसी भी तरफ की ज़्यादातर प्रतिक्रियाओं में हिंसा के ही स्वर सुनाई दे रहे हैं। बहुत कुछ बच बच कर कहा जा रहा है, मगर बहुत सारी बातें खुलकर भी कही जा रही हैं। कई लोग हैं जो उस हिंसा की खुलकर निंदा कर रहे हैं जिसे शनिवार को गाजा के पास सभी ने देखा, जब संगीत उत्सव में डूबे लोगों पर मौत बरस गई। कई लोग ऐसे भी हैं जो उसकी निंदा से पहले हिंसा और बर्बरता की उन तमाम घटनाओं की निंदा चाहते हैं जो फिलिस्तीन के साथ कई साल से हर दिन होती रही है। आतंकवाद की निंदा आसान है, जब भी दिखाई दे, जहां से नजर आए वहीं से शुरू कर देनी चाहिए, वरना हिंसा का यह खेल कभी नहीं रुकेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में हमारी आपकी निंदा की क्या भूमिका रह जाती है? उसका इस समस्या को हिंसक बनाए रखने वालों पर कितना ही असर पड़ता होगा, यह भी देख लेना चाहिए। दुनिया बदहवास हो चुकी है। सोशल मीडिया, टीवी, अखबारों में आ रहे पत्रकारों, विद्वानों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए लगा कि इन सभी को हम कई श्रेणी में बांट सकते हैं। इन प्रतिक्रियाओं से कुछ खास सवाल निकल कर आते हैं, उसे भी यहां रख सकते हैं। इस वीडियो के आने के पहले सारी बातें कही जा चुकी हैं और नई बात कहने के लिए हम वहां नहीं हैं जहां ये सब कुछ घट रहा है। जिनके घरों पर बम बरस रहे हैं, चाहे वे इजराइल के हों या फिलिस्तीन के, अपनी प्रतिक्रियाओं में दोनों पक्षों की चीखों को सुनने की कोशिश कीजिए। आपके भीतर की बर्बरता कुछ कम हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाली प्रतिक्रियाओं में काफी अंतर है। अमेरिका और यूरोप के देशों की प्रतिक्रियाएं और अरब देशों की प्रतिक्रियाओं में अंतर दिखेगा। भारत सरकार की औपचारिक प्रतिक्रिया और भारत के राजनीतिक दलों की औपचारिक प्रतिक्रिया समान सी है, मगर कुछ अंतर भी है। आधिकारिक प्रतिक्रियाओं के बाहर भी भारत में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता था कि भारत में इस मसले के इतने विशेषज्ञ हैं। जो टीवी मणिपुर में कुकी बनाम मैतेई की समस्या पर रिपोर्ट नहीं कर पाता है, वो आपके घरों में इजराइल फिलिस्तीन की खबरों को पहुंचाने के लिए युद्ध के मैदान में रवाना हो गया है। यही होता है, जब नाइंसाफी कहीं बोई जा रही होती है तब हम अनजान बने रहते हैं। जब उस नाइंसाफी से हिंसा उपजने लगती है तब हम उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन बारीकियों में जाकर इस मसले को समझना चाहते हैं या आईटी सेल का झंडा उठाकर कांव कांव करना चाहते हैं। हम भारतीय दोनों मुल्कों से बहुत दूर हैं। हमारे पास वो स्थिति है, चश्मा है कि इसे दूर से देखें, बराबर नजर से देखें। लेकिन घरेलू स्तर पर एंटी मुस्लिम राजनीति ने सभी को एक ही आग में झोंक दिया है। इस मसले ने बता दिया है कि हम उस साहस को हमेशा के लिए खो चुके हैं जिसे गांधी ने हमें दिया था कि एक आंख के बदले दूसरी आंख से सारी दुनिया अंधी हो जाती है। इस मामले में दोनों तरफ के लोगों का समूह कट्टरता के उदाहरण पेश करने में लग गया है। कोई गांधी की तरह खड़ा होकर ना देख रहा है, ना होता हुआ रोक रहा है। शांति की पहल कौन करेगा, उस पहल पर विश्वास कौन करेगा, यह भी बड़ा सवाल है। शांति और आतंकवाद की निंदा के बीच एक सवाल न्याय का भी है। बिना न्याय के शांति नहीं आ सकती है। क्या हम इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या को न्याय और अन्याय के पैमाने से देख पा रहे हैं? अन्याय किसके साथ होता रहा है, कौन करता रहा है? इस सवाल से किसी को सहानुभूति नहीं है, खासकर उस भीड़ को तो बिल्कुल भी नहीं जो आतंकवाद की निंदा के नाम पर प्रगतिशील बनने का दिखावा कर रही है और अपने ही देश में दैनिक स्तर पर होने वाली आतंक की तमाम घटनाओं का समर्थन भी करती है। अगर आप आतंक की पहचान केवल बम और धमाकों से करते हैं तो आप बहुत मासूम हैं।
भारत और दुनिया के स्तर पर जो भी कहा जा रहा है उसके पीछे एक लंबा इतिहास है और राजनीति भी। इस मामले में कई दशकों से हिंसा और जवाबी हिंसा की इतनी परतें जम गई हैं कि आप आज की हिंसा की निंदा कल की हिंसा की निंदा के बिना नहीं कर सकते हैं। आप केवल आज की हिंसा की निंदा नहीं कर सकते हैं और आप केवल कल की हिंसा की निंदा नहीं कर सकते। कई लोगों ने केवल हमास के आतंक की निंदा की है, मगर कई लोगों ने हमास के आतंक के साथ फिलिस्तीन के साथ होने वाले आतंक की भी बात की है। हर हाल में आतंकवाद की निंदा होनी ही चाहिए, लेकिन यह वो मसला है जो इस सवाल पर आकर फंस जाता है कि किसके आतंकवाद की निंदा होनी चाहिए। यहां आतंकवादी कौन है, एक सवाल और आता है, पीड़ित कौन है, विक्टिम कौन है। हमने कई लेख में एक दिलचस्प नामकरण देखा, एक विक्टिम और दूसरा विक्टिम ऑफ विक्टिम। हिंदी में एक पीड़ित है यानी फिलिस्तीन है और दूसरा पीड़ित का भी पीड़ित है यानी इजराइल है। दोनों पर आतंक का इल्जाम है और दोनों पीड़ित भी हैं। जो सबसे शक्तिशाली है, जिस पर अतिक्रमण करने का आरोप है, वह भी इस हिंसा से पीड़ित है, बेचारा है। तो जो सबसे कमजोर है उसकी बेचारगी का अंदाजा कीजिए। ज्यादातर देश इजराइल के साथ खड़े हैं, तब भी वह विक्टिम ऑफ विक्टिम है। फिलिस्तीन के साथ कहने भर के लिए भी दुनिया के बड़े देश नहीं खड़े हैं। तो सारे देश मिलकर इंसाफ कर रहे हैं या आतंक का मुकाबला करने के नाम पर आतंक का साथ दे रहे हैं, उसकी जमीन उर्वर करते जा रहे हैं। हिंसा का हासिल जीरो होता है, वरना आप इजराइल को विक्टिम ऑफ विक्टिम नहीं कहते। कितना अच्छा होता सभी इंसाफ के साथ खड़े होते, अपने आप हर कोई हिंसा के विरोध में आ जाता। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद ने दुनिया की सोचने समझने की सीमाओं को उजागर कर दिया है। आपने कदम बढ़ाया नहीं कि दलीलों के दलदल में आपके पांव फंस जाते हैं। मुमकिन है इस वीडियो से आपको कुछ नया ना मिले, लेकिन इसे इत्मीनान से देखिएगा। जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है और अपना नहीं है। इस वीडियो की दिशा तय करना मुश्किल है। कभी यह इजराइल की तरफ जाएगा तो कभी फिलिस्तीन की तरफ, कभी अफगानिस्तान की तरफ तो कभी ईरान की तरफ, कभी अमेरिका की तरफ तो कभी सऊदी अरब की तरफ। इजराइल के लिए शनिवार बहुत लंबा हो गया है। उस दिन यहूदी त्योहार सुक्कोत का आखिरी दिन था और लोग गाजा की तरफ म्यूजिक फेस्टिवल में डूबे हुए थे। तभी अचानक ड्रोन और पैराग्लाइडिंग से आतंकी हमला हो गया। इस जगह पर इजराइल डिफेंस फोर्स IDF का मुख्यालय है। फिर भी हमला इतना बड़ा था कि इजराइल की सेना कई घंटों तक संभल नहीं सकी। यही नहीं, हमलावर इजराइल की सीमा में 30 किलोमीटर भीतर तक आ गए। IDF के लिए यह भी कम शर्मनाक नहीं रहा होगा। इस हमले में इजराइल के 1000 से अधिक लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हमास ने कितनों को बंधक बनाया है इसकी सही संख्या नहीं है, मगर काफी लोगों को बंधक बनाया है। इसमें इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिकों के होने की भी आशंका जताई जा रही है। कुछ के मारे जाने की भी खबरें हैं। अगर हमास के पास वाकई इतने बंधक हैं तो इजराइल के लिए जमीनी हमला करना मुश्किल साबित हो सकता है। हमास द्वारा इजरायली सैनिकों और आम नागरिकों को ले जाने के वीडियो सामने आए हैं, जिन्हें काफी भयानक बताया जा रहा है। बदले में इजराइल ने कहा है कि वह गाजा को इस कदर तोड़ देगा कि अगले 50 साल तक याद रखेगा। इजरायली सेना के मेजर जनरल ने कहा है कि हमास ने नर्क के दरवाजे खोल दिए हैं और उसे अपने किए की कीमत चुकानी होगी। हमास ने जो किया उसकी सजा फिलिस्तीन के लोग भी भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। फिर हमास ने यह सब किसके लिए किया? क्या वो इजराइल के हमले से अब फिलिस्तीन के लोगों को बचा पाएगा? इस पूरे प्रकरण में यह नहीं भूलना चाहिए कि हमास का मतलब हर उस फिलिस्तीनी से नहीं है जो दशकों से इजराइल के कब्जे में जी रहा है। फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में भी हैं, गाजा में भी 20 लाख फिलिस्तीनी हैं। आप हर फिलिस्तीनी के संघर्ष को हमास के हमले की नजर से नहीं देख सकते हैं। हमास के आने से पहले दशकों तक फिलिस्तीनी नेताओं ने इजराइल से बातचीत का रास्ता खोले रखा, कोई नतीजा नहीं निकला। मूल बात यही है कि इस हमले से इजरायली नागरिकों को जो क्षति पहुंची है, वैसी क्षति दशकों से फिलिस्तीनियों पर बरपाई गई है। इजराइल ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि गाजा में जवाबी हमला भयानक होगा। हमास के हमले का खमियाजा
जो आम फिलिस्तीनी भुगतेंगे उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। शायद जगह नहीं बची है। हमास ने इन्हें भी खतरे में डाल दिया है। गाजा में पहले से ही स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर थी, जवाबी हमले के बाद पूरी तरह चरमरा गई है। गार्डियन में रिपोर्ट छपी है कि अस्पतालों में घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है। अस्पताल बूचड़ खाने से लगते हैं। इजरायली सरकार ने कहा है कि वो हमास के ठिकानों पर निशाना बना रही है, मगर गाजा में लोग रिहायशी इलाकों पर हमले का दावा कर रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि वो गाजा को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा, खाने पीने की सप्लाई रोक देगा, बिजली की सप्लाई पहले ही काट दी गई है। हमले की रात में हर 15 मिनट पर बमबारी होती रही। गाजा पर होने वाले हमले को लेकर घबराहट है, मगर लोगों को यह भी लगता है कि इतने वर्षों के हमलों के बाद उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। एक महिला को नग्न कर नारा लगाने की तस्वीर ने दुनिया को हिला दिया है। हमास ने इससे क्या हासिल किया वही जाने, लेकिन इस एक तस्वीर ने फिलिस्तीन के मुद्दे को लंबे समय के लिए धक्का पहुंचा दिया। जो इस पूरे मसले से अनजान थे, उनके भीतर भी फिलिस्तीन के संघर्ष के प्रति कोई सहानुभूति पैदा नहीं हो सकेगी। उसकी संभावना समाप्त हो गई है। हमास ही इसके लिए जिम्मेदार है। आज न कल इजराइल हमास के हमले का मुकम्मल जवाब दे देगा। वो अकेला नहीं लड़ रहा है, उसके साथ दुनिया के ताकतवर देश भी लड़ने आ गए हैं या आ भी जाएंगे। अमेरिका से युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की मदद मिल रही है और वह खुद भी सक्षम है, मगर फिर भी खबरें छपी हैं कि अमेरिका से हथियार मांग रहा है। हमास का हमला इतना मामूली नहीं कि इजराइल एक झटके में धूल झाड़कर खड़ा हो जाए। इजराइल के हाथों हिंसा और हार का सामना करते करते हमास ने इजराइल के अभेद और अजेय होने की धारणा को ध्वस्त कर दिया। यही इजराइल की शान थी कि उसके पास हथियारों, जासूसी उपकरणों से लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग का ऐसा तंत्र है कि कोई उस पर हाथ नहीं डाल सकता। हमास ने इजराइल की यह शान मिट्टी में मिला दी है। उसकी सीमाओं में बुलडोजर लेकर चले आने, पैराग्लाइडिंग से गोली चलाते हुए उतरने वाले हमास के वीडियो किसी हॉलीवुड की फिल्म से लगते हैं। लगा नहीं कि यह उस देश में हो रहा है जहां 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को सेना में सेवा देनी पड़ती है। इजराइल ने हर नागरिक को सैनिक में बदल दिया है। इसके बाद भी हमास इस तरह से घुसा चला आया जैसे इजराइल में सेना ही ना हो। इजराइल के रक्षा बल के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेक ने कहा है कि खुफिया नाकामी का सवाल अभी के लिए नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि आने वाले समय में इसे लेकर बड़ी चर्चाएं होंगी। गाजा को मिटा देने से इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता है, तब भी यह सवाल बना रहेगा। इजराइल ने इसे जंग कहा है। अब जो भी नतीजा होगा, संख्या, हथियार और बेहतर रणनीति का परिणाम होगा, हौसले का नहीं। हमले के पहले चरण में इजराइल बेखबर पकड़ा गया और कई घंटों तक बदहवास नजर आया। वो अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाया। कहा जा रहा है कि 1948 के बाद से इजराइल के भीतर यह सबसे बड़ा हमला था। 2 दिनों के भीतर इजराइल के 700 और फिलिस्तीन के 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस भयानक हिंसा को तराजू पर तौलने वालों के पास कोई भी ऐसा बटखरा नहीं है जिससे दोनों पलड़े बराबरी पर आ जाएं। खुफिया नाकामी के अलावा बड़ा सवाल है कि हमास के पास हथियार और हौसला कहां से आया। कहीं छपा है कि अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों के बेचे हुए हथियार हैं, तो कहीं छपा है कि ईरान और लेबनान के दिए हुए हथियार हैं। केवल इजराइल का खुफिया तंत्र नाकाम नहीं हुआ है, उसके साथी देशों का भी खुफिया तंत्र नाकाम हुआ है। हमास का यह हमला एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं। लेबनान और ईरान का नाम आ रहा है। ईरान प्रतिबंधों से घिरा देश है। उसके पास ऐसे हथियार और क्षमता कहां से आ गई कि लेबनान के हिजबुल्लाह की क्या इतनी कुव्वत है कि वह हमास को इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार कर दे और खुलकर बयान देने लग जाए। तो क्या हमास के साथ साथ इस मसले पर इन दोनों देशों ने भी जंग में कूदने और तबाही मोल लेने का फैसला कर लिया है? क्या जंग की आग इन दोनों देशों तक भी पहुंचेगी? यह भी खबर कहीं देखने को मिली कि रूस के हैकरों ने इजराइल की सरकार की वेबसाइट हैक कर ली, बाद में इसे बहाल कर दिया गया। अरब देशों के इलाके में कितना कुछ हो रहा था। सऊदी और इजराइल के बीच संबंध बहाल हो रहे थे। चीन और ईरान नजदीक आ रहे थे। क्या इन सभी नए रिश्तों ने ताजा हमले को प्रभावित किया है? एक्सपर्ट ही बता रहे होंगे।
ईरान ने कहा है कि वो इस हमले में शामिल नहीं है, लेकिन हमास के हमले के बाद उसकी संसद में इजराइल के खात्मे के नारे लगे हैं। ईरान ने कहा है कि वो फिलिस्तीन की मांगों का हमेशा समर्थन करेगा, लेकिन फिलिस्तीनी कार्रवाई का फैसला फिलिस्तीन का ही है। अमेरिका से आ रही एक खबर से ईरान को देखने का नजरिया मिलता है। अमेरिका में विपक्ष राष्ट्रपति जो बाइडेन पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने ईरान के जब्त किए गए 6 अरब डॉलर के एसेट्स को मुक्त कर दिया और ईरान ने इसी पैसे से हमास को मदद पहुंचाई। इसी सितंबर में ईरान ने शर्त रखी कि अगर दक्षिण कोरिया में जब्त ईरान के 6 अरब डॉलर को छोड़ दिया गया, तब वो 5 अमेरिकी नागरिकों को अपनी कैद से रिहा कर देगा। अमेरिकी सरकार ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा है कि दोहा भेजे गए पैसे से कुछ भी खर्च नहीं हुआ। अमेरिका में विपक्ष के सीनेटर लिंडजी ग्राहम ने कहा है कि मैं ईरान से कहना चाहता हूं कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। हम ईरान की रिफाइनरियों को तबाह करके उसे तेल व्यापार से बाहर कर देंगे। यह सब किसी टीवी डिबेट के थ्रिलर नहीं है, मगर दुनिया के एक बड़े हिस्से की तबाही के संकेत हैं। इस तबाही का असर दुनिया भर में न जाने कितने करोड़ लोगों को मौत और गरीबी के अंधेरे में हमेशा के लिए धकेल देने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने टीवी पर जारी संदेश में कहा कि युद्ध काफी लंबा चलेगा और मुश्किलों भरा होगा। हम दुश्मन पर इस दर्जे का हमला करेंगे जो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं। अगर दुनिया के कई देश इसमें उलझ गए तब फिर कितना लंबा चलेगा पता नहीं। क्या इजराइल हमास का बदला केवल गाजा को मिटा कर लेगा या कथित रूप से हमास की मदद करने वाले ईरान और लेबनान की तरफ भी जाएगा? क्या हम एक पूरे इलाके को युद्ध में जाता हुआ देख रहे हैं? या किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं हो सकती। युद्ध केवल तबाही लेकर आएगा, इंसाफ नहीं। अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए इजराइल के पास कोई चारा नहीं बचा है, लेकिन वह इन इलाकों में इस युद्ध से पहले भी हमला तो करता ही रहा है। इजराइल की सेना के प्रवक्ता के बयान में एक पंक्ति उभर कर आने लगी है कि गाजा में आतंकी ठिकानों पर हमला हो रहा है, नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। युद्ध में तय करना मुश्किल होता है कि कौन मारा जाएगा, नागरिक या सैनिक, बच्चे या बूढ़े। ऐतिहासिक तौर पर देखा गया है कि गाजा पर इजराइल के हमलों में बच्चों की बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। यह भी खबरें छप रही हैं कि इजराइल ने कहा है कि गाजा खाली कर दें। फिलिस्तीन की आबादी 70 लाख बताई जाती है। इतनी बड़ी आबादी कहां जाएगी, किस रास्ते से जाएगी, किसी को नहीं पता। एक तरफ समंदर है, एक तरफ इजराइल है। इजराइल ने गाजा के पास 1 लाख सैनिकों और रिजर्व आर्मी को तैनात कर दिया है। आप आने वाली तबाही का अंदाजा कर सकते हैं। इस हमले से पहले इजराइल में क्या चल रहा था वह भी देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का भय सताने लगा था, इसलिए एक ऐसा कानून लेकर आए जिसके जरिए वे कोर्ट पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। उनके बनाए कानून के खिलाफ जनता सड़कों पर थी और जगह जगह प्रदर्शन चल रहे थे। यहां तक कि सेना की ट्रेनिंग लेने वाले रिजर्व आर्मी के लोग भी प्रदर्शनों में शामिल हो गए और अपने पदभार का बहिष्कार करने की धमकी देने लग गए। जनवरी 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक के इजराइल की खबरों को पलटकर देखेंगे तो पता चलेगा कि इजराइल की जनता अपनी सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ सड़क पर आंदोलन कर रही थी। न्याय प्रणाली में कई तरह के बदलाव लाने का प्रस्ताव चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से लेकर इजराइल के मूल कानूनों की वैधता पर फैसला सुनाने और न्यायिक समीक्षा की ताकतों को कम करने का प्रयास हो रहा था। जनता इन सब का विरोध कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के अटॉर्नी जनरल भी इस कानून के विरोध में थे। सेना के भीतर भी इस बात को लेकर विरोध हो रहा था। न्यूयॉर्क में इजराइल के राजदूत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिका में रहने वाले इजरायली नागरिकों ने, यहूदी नागरिकों ने बड़ा सा विज्ञापन छपवाया पूरे पन्ने का और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कानून की निंदा की। जनता और सरकार के भीतर से सुप्रीम कोर्ट को बचाने की आवाज आ रही थी। इन सभी को अनदेखा करते हुए नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट को अधीन करने का कानून पास करा लिया।
मगर वे इस कानून को लेकर जनता के बड़े वर्ग और सेना के भीतर समर्थन गंवा बैठे और हमास के हमले के बाद उनके नेतृत्व को लेकर फिर से सवाल उठने लगा है। मगर अभी नहीं, इस वक्त सभी नेतन्याहू के पीछे आ खड़े हुए हैं, शायद इजराइल के लिए इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। युद्ध की अवधि के दौरान इजराइल में खास किस्म की आपातकाल सरकार बनाने की बात हो रही है, जिसमें विपक्ष भी शामिल होगा। वहां सभी दलों के नेता देश के साथ हैं, बल्कि जंग में जाने के लिए आगे आ रहे हैं। 1 महीना पहले तक नेतन्याहू को इतना समर्थन नहीं था। तो क्या हम उस सवाल को छोड़ दें कि हमास इजराइल की सीमा में कैसे आ गया? जरूर इस सवाल का जवाब खोजा जा रहा होगा और जवाब इजराइल के हमले की रणनीति में दिखने भी लग जाएगा। हमास को क्या कहा जा रहा है, इस पर भी काफी अंतर है। इजराइल, अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले को आतंकी मानते हुए इजराइल को पूरा समर्थन दिया है। कई जगहों पर लोग तर्क कर रहे हैं कि जिस तरह से यूक्रेन अपनी जमीन की रक्षा कर रहा है वह आतंकी नहीं है, तो फिलिस्तीन की मांग भी आतंक की श्रेणी में नहीं आती है। जिस न्यूयॉर्क टाइम्स पर भारत की सरकार न्यूज क्लिक के मामले में इतना भरोसा करने लगी है, उसने हमास को आतंकी संगठन नहीं लिखा है, बल्कि अमेरिकी यहूदी संघ ने ट्विटर पर इसकी आलोचना भी की है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने केवल हमास लिखा है। मगर न्यूयॉर्क टाइम्स की दूसरी खबरों में हमास के लिए मिलिटेंट का इस्तेमाल किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसे मिलिटेंट लिखा है। CNN ने कहा है कि अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन माना है। ब्रिटेन के अखबार इंडिपेंडेंट ने भी मिलिटेंट लिखा है। जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन में केवल हमास लिखा है, मगर भीतर इसे आतंकी समूह लिखा है, टेरर ग्रुप। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसे आतंकी समूह कहा है। हारेत्स अखबार ने कहीं आतंकी कहा है, कहीं मिलिटेंट कहा है। अखबार ने इजरायली सरकार की तैयारी और सहायता की निंदा भी की है। गार्डियन ने अपने संपादकीय में हमास लिखा है और कहा है कि उसके मिलिटेंट हमला कर रहे हैं। क्या मिलिटेंट का इस्तेमाल टेररिस्ट के बदले किया जा रहा है या खास सावधानी के तहत किया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद की जो परिभाषा दी है, उसके अनुसार सरकार या आबादी के किसी हिस्से पर हिंसक हमला करना, जान से मारना, बंधक बनाना, यह सब आतंकवाद है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार मिलिटेंट का मतलब टेररिस्ट से थोड़ा अलग दिखता है। ऐसा समूह जो अपने राजनीतिक और सामाजिक लक्ष्य को हासिल करने और दबाव बनाने के लिए बल प्रयोग करता हो। आतंकवाद में भी मिलती जुलती बात लिखी गई है, मगर इसमें सरकारों पर दबाव बनाने के लिए हिंसा को प्रमुखता से लिखा गया है। तो हम इस सवाल को यहीं छोड़ देते हैं कि पश्चिम के कई अखबारों ने टेररिस्ट के बदले मिलिटेंट का इस्तेमाल किया है या उनके लिए इन दोनों में बहुत अंतर है। आपकी इनके संपादक से बात हो जाए तो हमें भी बता दीजिएगा। हमास को अमेरिका, यूरोपीय संघ और इजराइल ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे आतंकी संगठन घोषित किया है। आलम यह है कि इजराइल और हमास के बीच जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक भी हुई, मगर साझा बयान पर सहमति नहीं बन सकी। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि 90 मिनट तक बैठक चली। अमेरिका ने कहा कि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों को एक मत से हमास की निंदा करनी चाहिए, मगर रूस दबाव बना रहा है कि निंदा से आगे व्यापक मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। इजराइल ने कहा है कि वे गाजा की सूरत बदल देंगे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उनका उद्देश्य है गाजा पट्टी का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। CNN के मुताबिक 2005 के बाद यह पहली बार होगा कि इजराइल गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करेगा। इस इलाके में बिजली की सप्लाई काट दी गई है और हमला तेज कर दिया गया है। गाजा पट्टी में 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनी रहते हैं और यहीं पर 2007 के बाद से हमास का नियंत्रण है, प्रभाव है। हमास ने चुनाव जीता था। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि इजराइल जैसे देश पर आतंकी हमला कर हमास ने क्या हासिल किया? हमास ने भी फिलिस्तीनी नागरिकों से जंग में शामिल होने का आह्वान किया है। क्या यह काफी है? फिलिस्तीन के निहत्थे नागरिक किस तरह से जंग में शामिल हो जाएंगे? हमास की कार्रवाई ने क्या उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ दिया? भले ही अजेय और अभेद्य होने की इजराइल की छवि ध्वस्त हो गई है, मगर वह ऐसा कोई कमजोर देश नहीं है कि उसे खड़ा होने में दशकों लग जाएंगे। अमेरिकी मीडिया में कहा जा रहा है कि ऐसे हमलों की महीनों तक ट्रेनिंग हुई होगी, जिसे सिर्फ ईरान और हिजबुल्लाह ही दे सकते थे।
ईरान तो प्रतिबंधों से घिरा हुआ देश है, इसके बाद भी वह इस कार्रवाई का हिस्सा होगा, यह अपने आप में सुपर पावर को चुनौती है। हमास ने चंद घंटों के भीतर 2 से 2,500 रॉकेट दाग दिए। यह बहुत बड़ी संख्या है। पहले भी रॉकेट से हमले होते रहे हैं, मगर इजराइल के इलाके में घुसकर हत्या करना, अगवा करना, बंधक बनाना बिल्कुल एक नई रणनीति है। रॉकेट और मिसाइल के अलावा पैराग्लाइडर और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। खबरों में पढ़ने को मिल रहा है कि 2006 में हमास के प्रमुख मोहम्मद डेफ को इजराइल की सेना ने बुरी तरह घायल कर दिया था। इसके बाद भी उसने इतनी तैयारी से हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में इजराइल की नाकामी हर तरफ से दिखाई दे रही है। इस हमले में हिजबुल्लाह का नाम आ रहा है, जो लेबनान में शिया राजनीतिक पार्टी और मिलिटेंट संगठन दोनों की तरह काम करता है। इसका प्रभाव सीरिया, येमन और इराक में भी है। हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी ओर से समर्थन देते हुए शेबा फार्म्स नाम के इलाके में रॉकेट से हमला किया। इस इलाके पर लेबनान अपना अधिकार मानता है। इजराइल ने 1967 में 6 डे वॉर के दौरान इस पर कब्जा कर लिया। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हमला किया। दोनों ही हमले छोटे रहे। कहा जा रहा है कि शायद हिजबुल्लाह इस युद्ध में ज्यादा दखल ना देना चाहे, क्योंकि लेबनान पहले से राजनीतिक और आर्थिक मामले में काफी खराब हालत में है। जो बाइडेन ने कहा है कि अन्य समूह जो इजराइल के विरोध में हैं, वो इस समय इजराइल की कमजोरी का फायदा ना उठाएं। इसे हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। हिजबुल्लाह को भी अमेरिका, यूरोपीय संघ और इजराइल ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है। हमास के प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा है कि इस हमले के लिए उन्हें ईरान का समर्थन हासिल था। डोनाल्ड मैकिंटायर ने इंडिपेंडेंट में लिखा है कि हमास के हमले के पीछे हम फिलिस्तीनियों की असल मांगों को भूल रहे हैं। दशकों से गाजा हमले के केंद्र में है। इजराइल के कब्जे के कारण उसकी आंतरिक अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। गाजा और इजराइल के बीच जो बैरियर लगे हैं, वहां पर आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं। कुछ समय पहले इजराइल ने उस बैरियर से निकलकर हर दिन अपने इलाके में काम करने के लिए आने वाले 20,000 फिलिस्तीनियों पर रोक लगा दी थी। यही नहीं, जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद के प्रांगण को इजराइल की सुरक्षा बलों ने काफी नुकसान पहुंचाया। हमास ने अपने हमले का नाम ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड दिया है। मक्का और मदीना के बाद यह इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण इबादत गाह है। हमने ये सारी जानकारी कई तरह के लेखों से जुटाई है, ताकि आप पहले समझ लें या कुछ बुनियादी बातें जान लें। मुझे पता है आप वही करेंगे जो भीड़ कहेगी, मगर फिर भी। अल जजीरा में सोमदीप सेन ने लिखा है कि यह हमला सशस्त्र फिलिस्तीनी विद्रोह का ही एक हिस्सा है, जिसके पीछे दशकों का इतिहास है। ये एक तरह से इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर कब्जा और उसे उपनिवेश में बदल देने की कोशिशों का विरोध है। वे लिखते हैं कि फिलिस्तीनी बलों ने जिस तरह के हमले का सहारा लिया है, वो हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वह दुनिया की सबसे एलीट और सबसे ज्यादा फंड प्राप्त सेनाओं से लड़ रही है। एडवर्ड साइद ने कहा था कि फिलिस्तीन के संघर्ष का केंद्र है गाजा, अनिवार्य केंद्र। यहां पर फिलिस्तीन के लाखों विस्थापित रहते हैं, जिन्हें 1948 के बाद निकाल दिया गया था। यहीं से फिलिस्तीन के ज्यादातर सशस्त्र विद्रोही आते हैं। CNN के रफीक जकारिया के कार्यक्रम में फिलिस्तीन के पूर्व मंत्री मुस्तफा बरगूती ने कहा है कि यह हमला आधुनिक इतिहास के सबसे लंबे कब्जे का सीधा निष्कर्ष है, जो नस्ल भेद में बदल चुका है। रफीक जकारिया ने इस बयान को ट्वीट भी किया है। इस इंटरव्यू में पूर्व मंत्री मुस्तफा बरगूती ने कहा है कि हमास तो इजराइल को मान्यता नहीं देता है, लेकिन उसके पहले फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO और पैलेस्टाइन अथॉरिटी ने इजराइल को मान्यता दी थी, मगर उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं। 2014 से इजराइल सरकार फिलिस्तीनियों से मिल भी नहीं रही है। सितंबर 2023 में नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में एक नक्शा लेकर गए, जिसमें गाजा, वेस्ट बैंक, जेरूसलम और गोलान हाइट्स को इजराइल का हिस्सा दिखाया गया। तब दुनिया ने फिलिस्तीन के हक के बारे में क्यों नहीं सोचा? पूर्व मंत्री मुस्तफा बरगूती ने एक सवाल पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, जो रूस के कब्जे के खिलाफ लड़ रहा है।
लेकिन यहां तो वह इजराइल को सपोर्ट कर रहा है जिसने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर लिया है। Jordan, Israel to Europe. शांति प्रयासों की नाकामी का सवाल फिर से पहाड़ बनकर खड़ा हो रहा है, मगर इसे अपनी उंगली पर उठाने वाला दुनिया में कोई नेता नजर नहीं आ रहा। सोशल मीडिया में कई तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं, हम उनकी पुष्टि नहीं कर सकते। कहीं 1.5 लाख फिलिस्तीनियों के कत्ल का आंकड़ा है, तो कहीं इजराइल और फिलिस्तीन के बंधक बना लिए गए नागरिकों का आंकड़ा है। जेरूसलम स्थित एक गैर लाभकारी संस्था का आंकड़ा है कि सन 2000 से लेकर अब तक 10,000 से अधिक फिलिस्तीनी इजरायली नागरिकों और सैनिकों के हाथों मारे गए हैं। इजराइल के भी 1330 नागरिक और सैनिक मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2008 से 2020 के बीच 5,590 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और 251 इजरायलियों की। आज दुनिया के प्रभावशाली देश और संस्थाएं हर तरफ से नाकाम नजर आ रही हैं। शांति के तमाम प्रयास किनारे कर दिए गए हैं। सितंबर 1993 में बिल क्लिंटन ने इजराइल और पीएलओ के बीच ओस्लो शांति समझौता किया था, मगर वो फेल हो गया। ओस्लो समझौते के 6 साल बाद तक उसकी एक भी डेडलाइन पूरी नहीं की गई। फिलिस्तीन की लड़ाई को धर्म की लड़ाई के रूप में पेश किया जाता है ताकि लोग बट जाएं, ध्रुवीकरण हो जाए। लेकिन वहां फिलिस्तीनी ईसाई भी रहते हैं, फिलिस्तीनी मुसलमान भी रहते हैं। फिलिस्तीन का सवाल अपनी जमीन का सवाल है, अपने देश का सवाल है। उन्हें अब तक उनका देश नहीं मिला, उनके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आप चाहें तो अल जजीरा पर स्टैनली कोहेन का लेख पढ़ सकते हैं, जो खुद भी यहूदी हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के वकील हैं। स्टैनली बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत न केवल सशस्त्र संघर्ष को मान्यता दी गई है, बल्कि इसे स्वीकार भी किया गया है कि उपनिवेश बनाने वाली शक्तियों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जायज तरीका है। राष्ट्रीय मुक्ति के लिए हथियारबंद संघर्ष और युद्ध को स्वीकार किया गया है। 1949 के जिनीवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल के अनुसार हथियारबंद संघर्ष को उन लोगों के हक के रूप में स्वीकार किया गया जिनकी जमीन पर दूसरे देश ने कब्जा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने तो अस्थायी तौर पर भी किसी भी देश को सैनिक ताकत के इस्तेमाल से कब्जे को गलत माना है। इस लेख में कोहेन दिखाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने उन लोगों के संघर्ष को मान्यता दी है जिनकी जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया है। कई दिनों तक इसे लेकर संदेह जाहिर किया जाता रहा कि साफ साफ सशस्त्र संघर्ष को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन 3 दिसंबर 1982 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने एक प्रस्ताव पास कर इस संदेह को दूर कर दिया और अपने भौगोलिक क्षेत्र की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष को भी वैध मान लिया गया। इस लेख में स्टैनली कोहेन दिखाते हैं कि कैसे इस मान्यता का इस्तेमाल यूरोप से आकर फिलिस्तीन में बसने वाले यहूदियों ने गलत तरीके से किया और वहां के लोगों को बेदखल करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। हमास से पहले फिलिस्तीन ने लंबे समय तक बातचीत का ही रास्ता अपनाया। वो बातचीत क्यों बंद हुई, किसके कारण बंद हुई? अमेरिका और यूरोप के नेताओं के साथ साथ नेतन्याहू को भी जवाब देना चाहिए। इस घटना ने अरब देशों को भी अलग से पोजीशन लेने पर मजबूर कर दिया है। हमास के हमले के बाद सऊदी अरब का बयान अमेरिका और यूरोप के देशों से काफी हटकर है। यह तस्वीर G20 के वक्त की है, सऊदी किंग और प्रधानमंत्री मोदी की। हाल के दिनों में सऊदी अरब कूटनीतिक मामलों में व्यापक संबंधों के विस्तार के कारण चर्चा में रहा है। इजराइल के साथ भी उसने अपने संबंध सामान्य किए। सऊदी अरब ने बयान जारी कर कहा है कि वह ऐतिहासिक तौर पर फिलिस्तीन की मांग का समर्थन करता है। हमले के बाद सऊदी अरब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से अपील की है कि ऐसे शांति समझौते की पहल की जाए जिससे 2 राष्ट्र का समाधान निकल कर आए और इलाके में शांति बहाल हो। बाकी देशों की प्रतिक्रियाओं से यह बिल्कुल अलग है। सऊदी अरब ने यह भी कहा कि बार बार हालात के बिगड़ जाने को लेकर चेतावनी देता रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन के इलाके पर लगातार कब्जा हो रहा था। फिलिस्तीन के नागरिकों को वाजिब हक से वंचित किया जा रहा था और उन्हें बार बार उकसाया जा रहा था। हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब और इजराइल के बीच शांति समझौता करवाया है, जिसके बदले में अमेरिका और सऊदी अरब रक्षा समझौता करने वाले हैं। इजराइल दुनिया को दिखा रहा था कि फिलिस्तीन के बिना भी सऊदी से समझौता हो सकता है। 29 सितंबर 2023 यानी चंद रोज पहले रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि सऊदी अरब इस मामले में इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी राज्य की मांग को पूरा ना करने के बावजूद भी इस समझौते को पूरा करना चाहता है।
मगर हमले के बाद सऊदी अरब ने फिलिस्तीन के इस मांग का समर्थन कर दिया। फिलिस्तीन को लेकर सऊदी को पोजीशन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमास के अध्यक्ष ने अल जजीरा पर कहा है कि अरब राज्यों ने इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य करने के जो भी समझौते किए हैं वो इस मसले को हल नहीं कर सकते। इजराइल उन्हें नहीं बचा सकता। हमास के इस हमले को संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार लिख रहे हैं कि यह मामला सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन पर नहीं है बल्कि पूरे इलाके को प्रभावित करेगा। कतर का बयान भी थोड़ा अलग है। कतर ने कहा है कि भीषण युद्ध के कारण इलाके का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। कतर ने यह भी कहा है कि हम मांग करते हैं कि इस इलाके को व्यापक युद्ध में ना झोंका जाए। अफगानिस्तान ने भी फिलिस्तीन की मांग का समर्थन किया है। इस बीच इजिप्ट और संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच व्यापक और स्थायी शांति का प्रयास होना चाहिए। फिलिस्तीन के लोगों की मांग आतंकी हमले और जवाबी कार्रवाई में खो गई है। पहले भी किसी की नजर में नहीं थी, मगर सऊदी अरब ने अपने बयान के जरिए इसे मेज पर ला दिया है। यह भी सही है कि अमेरिका और यूरोप के देश शायद ही इसके बाद भी इस सवाल पर ध्यान देंगे। भारत इजराइल के साथ है। इस हमले से पहले भी कई मामलों में भारत और इजराइल की नजदीकियां देखी जा सकती हैं। खासकर प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद दोनों एक दूसरे को मित्र के रूप में बुलाते हैं। यही कारण है कि हमले के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दिया कि वे आतंकी हमले से बुरी तरह सदमे में हैं, निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं और इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं। तब उनकी आलोचना होने लगी कि मणिपुर के लिए तो उन्होंने ऐसा कभी कोई ट्वीट नहीं किया। भारत के विदेश मंत्रालय का कोई बयान उनके ट्विटर हैंडल पर नहीं दिखा, लेकिन प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया ही आधिकारिक लाइन मानी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और सीपीएम की प्रतिक्रिया गौर करने लायक है। सीपीएम ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र युद्ध को रोके और फिलिस्तीन का हक दिलाए। प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया में फिलिस्तीन नहीं है, मगर कांग्रेस की प्रतिक्रिया में फिलिस्तीन है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इजराइल के निर्दोष नागरिकों पर हुए क्रूर हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदैव मानना रहा है कि आत्मसम्मान, समानता और गरिमा के जीवन के लिए फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं को इजराइल के वैध राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करते हुए केवल बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा कभी भी कोई समाधान नहीं दे सकती है और इसे रोकना चाहिए। युद्ध कहीं भी हो, जनता ही हारती है। दुखद है कि इजराइल की घटना को लेकर भारत के सोशल मीडिया में अफवाहों और तरह तरह के झूठ फैलाने का दौर शुरू हो गया है। इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। आपने देखा कि इस एक वीडियो को बनाने में हमारे पसीने छूट गए, फिर भी हम 1% भी कवर नहीं कर पाए हैं। मगर सोशल मीडिया में 1-2 लाइन में सारा इतिहास बताकर धर्म के आधार पर नफरत फैलाने और बहुमत तैयार करने का खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी ने इस हमले के बहाने यूपीए के समय के आतंकी हमलों को याद दिलाने की कोशिश की है, तो कांग्रेस की तरफ से पुलवामा, अनंतनाग, पठानकोट एयरबेस में हुए आतंकी हमले की याद दिलाई जा रही है। कहने को कहा जा रहा है कि आतंक का धर्म नहीं होता, मगर यह सारा खेल धर्म के नाम पर ही भारत में खेला जा रहा है। बहुत सारे दूसरी घटनाओं से जुड़े वीडियो ट्विटर पर ठेल दिए गए हैं और इजराइल के बताए जा रहे हैं, जो कि नहीं हैं। आप इन पर यकीन करने से व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिलों को नहीं रोक सकते हैं। इजराइल पर हुए आतंकी हमले ने भारत की घरेलू राजनीति को एंटी मुस्लिम नफरत का सामान मुहैया करा दिया है और भाई लोग व्यस्त हो गए हैं। बेहतर है कि आप शांति से इस मसले का अध्ययन करें। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने भी अपनी जनता से अपील की है कि मीडिया में बहुत कुछ छप रहा है, सोच समझकर, दिमाग लगाकर उसका अध्ययन करें। तो यह बात आपसे भी कही जा सकती है। किसी भी बहाने आतंक, हिंसा और युद्ध का समर्थन करना इंसाफ की लड़ाई को कमजोर करना है। अगर मगर लगाकर इस तबाही को सही ना ठहराएं। हक की बात सुने जाने का रास्ता एक ही है, हिंसा की बात पहले बंद हो। मेरी सीमित समझ के अनुसार गांधी का यही रास्ता है। इंसाफ की बात हो और इंसाफ का सबसे बड़ा सवाल क्या है, इसकी बात हो। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। बाहुबली की बारात में तो सब नाचते हैं, किसी कमजोर को कंधे पर उठाकर देखिएगा। नमस्कार,
मैं रवीश कुमार